नमस्कार मित्रों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है। जल्दी से जुड़ जाइए आप सभी मित्र। जी नमस्कार। अमित शर्मा, पीयूष, केशु, रजनीश, डोटासरा, आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम लोग दो बिंदुओं पर महत्वपूर्ण बातचीत करने वाले हैं। पहली बातचीत हमारी रहेगी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले नई जो वन स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, इंडियन फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट्स, उसके बारे में थोड़ी बातचीत करेंगे। उसके साथ साथ हम जो साप्ताहिक करंट अफेयर्स की बातचीत इस क्लास में करते हैं वो भी आपके सामने रखेंगे। तो क्या आप लोगों तक मेरी आवाज़ पहुंच रही है? जल्दी से कमेंट लिखकर आप लोग, हाँ जी, अब मुझे लग रहा है कि आवाज़ आप तक आ गई है। तो चलिए दोस्तों, आप सभी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे वन स्थिति रिपोर्ट, जो अभी हाल ही में हमारे केंद्रीय वन एवं पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव जी ने जो प्रस्तुत की है, उसमें कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। उन सभी विषयों पर मैं आपसे बातचीत की शुरुआत कर रहा हूं। उसके बाद सवाल रखूंगा, तो पहले इस बातों को ध्यान से सुन लीजिएगा ताकि आपको अच्छे से सारी बातें क्लियर हो जाए। एक एक बात पर आपको ध्यान देना है और बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये सब। तो देखिए, यहां जो हमने लिखा है उसमें वन स्थिति रिपोर्ट में क्या कहा गया है उसके बारे में मैं आपको विवरण बता रहा हूं। पहले देखो, पहला है वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, जो है वो जारी किसके द्वारा की गई है? पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने जारी की है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2021 जारी। पिछले 2 वर्षों में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्र में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है, वह आपको लिखकर दे रखा है इसमें। तो यहां पर आराम से आपके सामने जो लिखा है वो लिखा है कि 2261 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र जो है वो पिछली वर्ष की बजाय इस बार क्या हुआ है? बढ़ा हुआ है। इस बार कितना बढ़ा हुआ है? तो यहां पर लिखा हुआ है 2261 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आपका बढ़ा है। तो 2019 में जो रिपोर्ट आई थी, 2019 के बाद अब 2021 की जो रिपोर्ट जारी की गई है, इस रिपोर्ट में कितना वन क्षेत्र बढ़ा है पूरे भारत वर्ष में? तो 2261 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल जो है ना, वो वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल आपका क्या है? बढ़ा हुआ है। पहली बात तो यहां पर आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहां लिखा है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र जो है वो कहां पर है? मध्य प्रदेश राज्य है। यानी सबसे ज्यादा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? वो है मध्य प्रदेश में। तो दूसरा सवाल आपका सबसे ज्यादा ध्यान रखना है कि मध्य प्रदेश वो राज्य है जहां पर इस नई स्थिति रिपोर्ट के अनुसार क्या किया गया है? यहां मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। दूसरा सवाल हो गया, पहला ये, दूसरा ये। तीसरे सवाल पर हम बात करेंगे, वन क्षेत्र में अधिकतम बढ़ोतरी जो है वो किस राज्य में दर्ज की गई है? यानी अधिकतम वन क्षेत्र की वृद्धि यानी 447 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि जो है वो एक राज्य है जिसका नाम है आंध्र प्रदेश। क्या है? आंध्र प्रदेश। इस आंध्र प्रदेश स्टेट में इसकी वृद्धि क्या की गई है? दर्ज की गई है। इसके बाद तेलंगाना है, उड़ीसा है। इसके बाद 2 राज्य और हैं, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। आंध्र प्रदेश ये पहला है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। इसके बाद 2 नंबर पर आपके सामने है तेलंगाना, तो यहां लिख दिया मैंने तेलंगाना। तीसरा आपके पास ऐसा स्टेट जो है वो कौन सा है? उड़ीसा है। तो यहां पर आपके सामने उड़ीसा आ गया, ये उड़ीसा लो जी। ये 3 स्टेट है जहां पर क्या है? सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है। तो सबसे ज्यादा वृद्धि किस राज्य में दर्ज की गई है? आंध्र प्रदेश में। अधिकतम बढ़ोतरी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा 3 स्टेट में दर्ज की गई है। तो सबसे पहला सवाल था, वृद्धि कितनी हुई है? 2261 वर्ग किलोमीटर। सबसे ज्यादा वृद्धि किस में, यानी सबसे अधिक वन क्षेत्र वाला सबसे बड़ा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश है। उसके बाद बढ़ोतरी सबसे ज्यादा कहां हुई है? तो इन 3 स्टेट में हुई है। तो ये सवाल आपको एक एक जो मैं बता रहा हूं ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसके बाद अगला है 17 ऐसे राज्य और संघ शासित प्रदेश हैं। 17 ऐसे संघ शासित प्रदेश और राज्य हैं जहां 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्रफल पर क्या है, वन है। तो आपको यह भी ध्यान रखना है, वर्तमान में आपको पता है हमारी पहले की जो वन नीति थी उसमें 33% पर वन होने जरूरी थी। तो वर्तमान में भारत के ऐसे 17 राज्य और क्या है, यूटी हैं जिनमें ये आंकड़ा हमने पार कर लिया है। तो ऐसा भी हमारे संतोष का विषय जो है वो बन रहा है। देश के जंगल में कुल कार्बन स्टॉक जो है वो 79.4 मिलियन टन की बढ़ोतरी के साथ 7,204 मिलियन टन होने का क्या लगाया गया है, अनुमान लगाया गया है। यानी कार्बन स्टॉक जो है वो कितना प्रतिशत, 79.4 मिलियन टन की बढ़ोतरी हुई है। इसके अंतर्गत 79.4 मिलियन टन की बढ़ोतरी कार्बन स्टॉक में दर्ज की गई है। देश में कुल मैंग्रोव क्षेत्र जो है वो कितना है, मैंग्रोव वनों का क्षेत्रफल है वो 4,992, मैंग्रोव वनों का 4,992 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल देश भर में है। ठीक है, ये भी आप लोग थोड़ा देख लीजिए। इसके बाद 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की वर्दी इसमें, यानी मैंग्रोव वन कुल तो इतना है 4,992 है, लेकिन इसमें वर्दी कितनी हुई है, तो 17 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्रफल है उसमें इसमें क्या दर्ज की गई है, वर्दी दर्ज की गई है। तो चलिए अब जरा बात करते हैं आगे। अगला सवाल थोड़ा देखते हैं कि अगली स्लाइड आपके सामने क्या आने वाली है, उसके बारे में भी बात करते हैं। इस रिपोर्ट में हमें कौन कौन से निष्कर्ष देखने को मिल रहे हैं, कौन कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें और जाननी चाहिए, उन सभी विषयों पर हम लोग अभी और बातचीत आपके सामने करने वाले हैं। तो देखिए यहां पर आपके सामने मैं जो रिपोर्ट में बता रहा हूं उन बातों को जरा ध्यान से सुनिएगा। देश का कुल वन और वृक्षों से भरा हुआ क्षेत्र जो है वो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। कुल क्षेत्र कितना है, वन और वृक्षों से भरा हुआ देश का कुल क्षेत्र इस 2021 की रिपोर्ट के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको बताना है 80.9 मिलियन। यहां हेक्टेयर क्षेत्रफल है, ये इतना 80.9 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 24.62% है। ये दोनों आंकड़े बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 24.62 ये प्रतिशत एरिया है कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का, और इतना हमारा जो मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल है ये किससे घिरा हुआ है, वन और वृक्षों से घिरा हुआ है। 2019 के आंकलन की तुलना में देश के कुल वन और वृक्षों से भरे क्षेत्रफल में 2,261 वर्ग किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। यह बात आपको मैं बता चुका हूं। इसमें वन आवरण में तो हुई है 1,540 वर्ग किलोमीटर, और वृक्षों से भरे हुए क्षेत्रफल में हुई है 721 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि यहां पर दर्ज की गई है। तो ये दो डाटा जो है वो परीक्षा की दृष्टि से 5 स्टार सवाल है, ये ध्यान रखना है। 5 स्टार सवाल ऐसा है, कुल क्षेत्रफल वृक्ष और वनों से घिरा हुआ इतना है, उसके बाद वर्दी कितनी दर्ज की गई है, या कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है तो इतना है, वर्दी कितनी हुई है तो 2,261 हुई है। ये अलग अलग वाला कोई नहीं पूछेगा आपसे कि भाई वनावरण में कितनी वर्दी हुई है और वृक्षों से भरे हुए क्षेत्रफल में कितनी वर्दी हुई है, ये ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। वन आवरण में सबसे ज्यादा वर्दी खुले जंगलों में देखी गई है, इसके बाद यह बहुत घने जंगलों में देखी गई है। और यह बात मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि 3 ऐसे राज्य जहां सबसे ज्यादा वर्दी हुई है। पहला आंध्र प्रदेश है, दूसरा आपका इसके बाद तेलंगाना है, और इसके बाद क्या है, उड़ीसा है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात करें तो देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है, मध्य प्रदेश में। यह भी बात बता दी, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद मध्य प्रदेश के बाद अगर पूछा जाए तो अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है, ये ऐसे राज्य हैं। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के स्वरूप में वन आवरण के मामले में कुल भौगोलिक क्षेत्रफल में अगर प्रतिशत की बात की जाए, ये तो था क्षेत्रफल के हिसाब से, अगर प्रतिशत के हिसाब से बात की जाए तो मिजोरम सबसे आगे है, जहां 84% भाग वन और वृक्षारोहण से ग्रसित है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है और नागालैंड है, यानी हमारे पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनका है, लेकिन उनका क्रम जरूर याद रखना। सबसे ज्यादा प्रतिशत कहां पर है, वनावरण का, वृक्षावरण का मिजोरम में है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश में है, उसके बाद अगर बात की जाए आपकी तो यहां पर है मेघालय के बाद आपका मणिपुर, और मणिपुर के बाद क्या है, नागालैंड है। तो यहां पर प्रतिशत की अलग कहानी है और क्षेत्रफल की अलग कहानी है। क्षेत्रफल के हिसाब से बात की जाए, क्षेत्र के हिसाब से तो मध्य प्रदेश है,
अरुणाचल प्रदेश है और आपका छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, महाराष्ट्र है। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के प्रतिशत के आधार पर बात की जाए तो मिजोरम है, अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, मणिपुर है और नागालैंड है। ये आपको याद कर लेने हैं मेरे मित्रों। चलिए अगली बात करते हैं। अगला आपके सामने इसी प्रकार का, ये बात मैंने अभी अभी आपको बताई है, वही बात है, लेकिन फिर भी देखते हैं और विस्तार से इसको थोड़ा सा। यहां पर क्या लिखा है जरा पढ़िएगा। इसमें लिखा हुआ है आपके सामने कि 17 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें 33% से अधिक वन आच्छादित भाग हो गया है। यानी भौगोलिक क्षेत्रफल वन आच्छादित जो है वो 33% से अधिक हो गया। ऐसे कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो आपको बताना है 10 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 5 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश जैसे लक्षद्वीप है, मिजोरम है, अंडमान निकोबार है, द्वीप समूह है, मेघालय है, इनमें तो बहुत ही चौंकाने वाला विषय यह है कि 75% से अधिक है। कितना है? 75% से अधिक है। कितने में? 5 राज्य और केंद्र शासित। देखो 17 ऐसे राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है जिसमें 33% से अधिक है। इसमें से 5 ऐसे हैं जहां यह मामला 75% से अधिक वनावरण हमारा हो रहा है। यह अच्छी बात है। जबकि 12 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनमें मणिपुर है, नागालैंड है, त्रिपुरा है, गोवा है, इन सब में 33% से लेकर के 75% तक के बीच में है। तो यही बात आ गई वापस आपको कि इनमें 75 है और उनमें 17 में 33 है। तो इन 17 में से बचे हुए 12 जो हैं इनमें किसके बीच है? 33 से 75 के बीच है। 33 से 75 के बीच है, यानी 33 से ज्यादा है और 75 से क्या है? कम है। 75 कितनों में है? तो 75 आपके इन 5 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के अंतर्गत है। इसके बाद देश में मैंग्रोव वन का कुल क्षेत्रफल अगर आपसे पूछा जाए तो 4992 अभी अभी बताया था। वृद्धि कितने की दर्ज की गई है 2019 की बजाय? तो 17 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल की इसमें वृद्धि दर्ज की गई है। और सबसे ज्यादा मैंग्रोव वनों में वृद्धि दर्शाने वाले जो राज्य हैं उनकी अगर बात की जाए तो इसमें सबसे ज्यादा उड़ीसा की है और उसके बाद आपकी किसकी है? महाराष्ट्र की है और कर्नाटक की है। मैंग्रोव वनों में सबसे ज्यादा वृद्धि कहां दर्ज की गई है? तो ओडिशा में, ओडिशा के बाद आपका महाराष्ट्र में और महाराष्ट्र के बाद कहां दर्ज की गई है? कर्नाटक में। ये इतनी जगह है जहां पर सर्वाधिक क्या दर्ज की गई है? वृद्धि दर्ज की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद कार्बन स्टॉक टोटल कितना है ये ध्यान रख लीजिएगा। इसमें वृद्धि कमी याद करने की जरूरत नहीं है क्योंकि परीक्षा की दृष्टि से ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, चलिए इसमें कुल जो है कार्बन स्टॉक कितना है? तो 7204 मिलियन टन जो है वो हमारा कार्बन स्टॉक है। इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये आंकड़ा नहीं है। अब परीक्षा की दृष्टि से सवाल जो इंपॉर्टेंट थे उन सब पर मैंने बात की है, लेकिन क्वेश्चन फॉर्मेट में भी अभी आपको कराऊंगा। लेकिन इस रिपोर्ट को किस तरीके से तैयार किया जाता है इसके बारे में भी थोड़ी बात आपसे मैं कर लेता हूं। हालांकि आपके लिए इतना परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट नहीं है ये वाला। भारत सरकार की डिजिटल भारत के दृष्टिकोण और डिजिटल डेटा सेट के एकीकरण की आवश्यकता के अनुरूप FSI जो आपकी 2011 की गणना के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र के साथ व्यापक अनुकूलता सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल ओपन सीरीज टोपोशीट के साथ भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रदान किए गए जिला स्तर तक की विभिन्न प्रशासनिक इकाइयों की हर स्तर की जानकारियों का उपयोग इसमें किया जाता है। और इसमें जिला स्तर है, राज्य स्तर है, राष्ट्रीय स्तर है, सब चीजों को इसमें शामिल किया जाता है। और हमारा जो एक रिसोर्स सेट सेकंड उपग्रह है, ये परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान रखना है भैया। इस रिपोर्ट को तैयार करने में किस दूर संवेदी उपग्रह का उपयोग किया गया है? तो रिसोर्स सेट सेकंड है। रिसोर्स यहां लिख देता हूं मैं, रिसोर्स सेकंड है, रिसोर्स सेट सेकंड। इस नाम का एक दूर संवेदी उपग्रह है। आपसे पूछा जा सकता है परीक्षा में, ये एक क्या है? दूर संवेदी उपग्रह। दूर संवेदी क्या है? उपग्रह। इस दूर संवेदी उपग्रह का इसमें क्या किया गया है? यूज किया गया है। कौन से दूर संवेदी उपग्रह का यूज किया गया है? तो आपको बताना है रिसोर्स सेट सेकंड। रिसोर्स सेट सेकंड नाम का एक दूर संवेदी उपग्रह है। उस उपग्रह के द्वारा इस फॉरेस्ट रिपोर्ट को क्या किया गया है? तैयार किया गया है। चलिए, हाँ जी, यहां पर इसमें जो रिपोर्ट आपके सामने रखी है इसमें किस उपग्रह या किस दूर संवेदी उपग्रह का यूज करते हुए इसे तैयार की गई है?
तो इसमें सारी बातें वैसे आ गई है, बाकी आपको ये पीडीएफ मिले इसमें ये पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं जो बातें आपको और बतानी हो। अब इसके अंतर्गत डेटा मूल्यांकन जो पिछला हुआ है और ये वाला हुआ है, उसमें कितने वर्दी, कौन से टाइगर रिजर्व है, कॉरिडोर, रेल संरक्षण क्षेत्र, आवरण आंकलन आदि से संबंधित जो अध्याय इसमें शामिल किए हैं वो परीक्षा की दृष्टि से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। जमीन से ऊपर बायोमास का भी अनुमान लगाया गया है। बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस जो है उसका सहयोग इसमें लिया है। ये बात आपकी थोड़ी सी राजस्थान की दृष्टि से है, तो इस पर हम लोग बातचीत कर लेते हैं थोड़ी सी। यहां देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको तैयार करने में कौन सी राजस्थान की संस्था है जिसने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, तो वो जरा देखिएगा। एफएसआई ने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस, ये रहा पिलानी, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस बिट्स पिलानी ने के गोवा कैंपस के सहयोग से भारतीय वनों के जलवायु परिवर्तन हॉटस्पॉट की मैपिंग पर आधारित एक अध्ययन इसमें शामिल किया गया है। तो राजस्थान में बिरला इंस्टीट्यूट पिलानी में स्थित है, लेकिन उसी की एक शाखा कहां पर है, गोवा में भी स्थित है, उसकी एक ब्रांच, उसका एक कैंपस गोवा में भी है। उसके सहयोग से क्या किया गया है, ऐसी मैपिंग को भी तैयार इसमें किया गया है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं हम लोग अगले कुछ सवालों के बारे में। ये राजस्थान के डिस्ट्रिक्ट वाइज फॉरेस्ट एरिया रिपोर्ट है। राजस्थान वाली बात हम अगली क्लास में करेंगे। अभी आते हैं सवालों के बारे में, क्योंकि कुछ मेरे मित्रों को सवाल चाहिए, तो सवालों के बारे में बातचीत शुरुआत करते हैं। इसी फॉरेस्ट रिपोर्ट से रिलेटेड कुछ सवाल मैं रखूंगा, लेकिन 2 सवाल पहले करंट अफेयर्स के रिवीजन की दृष्टि से है, तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। साप्ताहिक रिवीजन हमारा है, इसमें आप लोगों के लिए साप्ताहिक रिवीजन के सवाल हमने शामिल किए हैं सारे के सारे। इसके साथ इस वन स्थिति रिपोर्ट के भी सवाल शामिल कर दिए हैं। पहला सवाल ये आपके सामने, 15 जनवरी 2022 को कौन सा सेना दिवस हाल ही में मनाया गया है? 15 जनवरी 2022 को कौन सा सेना दिवस हाल ही में मनाया गया है? तो आप लोगों ने कल के दिन पढ़ा होगा इस बात को, तो मेरे हिसाब से ध्यान से ही कल के दिन यानी 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस जो है मनाया गया। भारतीय सेना दिवस का मतलब थल सेना दिवस से है, थल सेना दिवस से ही मेरा मतलब है। थल सेना दिवस कल क्या किया गया है, मनाया गया। हमारे वर्तमान में थल सेना अध्यक्ष जो है एम क्या है, नरवणे हैं, ठीक है, ये हमारे थल सेना प्रमुख हैं। पहले हमारे सीडीएस जो हैं वो कौन रहे हैं, विपिन रावत साहब रहे, विपिन रावत साहब रहे। अभी उनका पिछले दिनों कहां पर, कुन्नूर में, कुन्नूर जो तमिलनाडु में है, कहां पर है, तमिलनाडु, वहां पर क्या हो गया है भैया, उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया है। उनकी पत्नी के साथ ही उनका हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया, जिसमें राजस्थान के कितने व्यक्ति शामिल थे, तो राजस्थान से उसमें 2 सैनिक शामिल थे। राजस्थान से कितने, 2 सैनिक उसमें शामिल थे। तो ये सब 15 जनवरी 2022 को सेना दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। तो अभी हाल ही में कौन सा सेना दिवस जो है वो मनाया गया, आपको यह बताना है। यहां कुन्नूर लिखा है मैंने, ठीक है, कुन्नूर में इनका निधन हो गया था। तो अभी 71वां नहीं है, 72वां नहीं है, 73वां नहीं है, 74वां स्थापना दिवस जो है वो अभी हाल ही में क्या किया गया है, मनाया गया है, ठीक है, हाँ जी। तो चलिए यहां सही जवाब क्या है, 74वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में किसके द्वारा मनाया गया है, तो थल सेना के द्वारा अपना 74वां स्थापना दिवस अभी हाल ही में मनाया गया। अगला सवाल जरा देखिएगा मित्रों क्या है। अगला सवाल आपके सामने यहां पर है भैया कि कोएचडी, यहां लिखा है सीएचडी, कोवा सीएचडी ऐसे लिखा है, तो यहां क्या मतलब है इस बात का अभी करेंगे। कोवा सीएचडी ऐसे लिखा, CHOD नामक कोरोना वायरस बीमारी संबंधी निगरानी और सूचना प्रदान करने वाले एक मोबाइल ऐप को किस राज्य के राज्यपाल ने हाल ही में लॉन्च किया है। इस प्रकार की एक किट मान लीजिए आप लोग, ठीक है, कोवा CHD नामक कोरोना वायरस बीमारी संबंधी निगरानी सूचना प्रदान करने वाले मोबाइल ऐप को किस राज्य के राज्यपाल ने अभी हाल ही में क्या किया है, उसे लॉन्च किया है। तो बताइए जरा उसका नाम, राज्यपाल किस राज्य के हैं। क्या राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने ऐसा कुछ किया है, कलराज मिश्र ने ऐसा कुछ किया है। और आप शायद पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल का नाम तो कभी भूल ही नहीं सकते, क्योंकि ममता दीदी जी के साथ इनका ऐसा संबंध है और न्यूज़पेपर में आते रहते हैं ममता दीदी। प्लस दूसरी बात आपको इनके संबंध में और बताऊं,
राजस्थान जो है, राजस्थान से इनका संबंध है, राजस्थान से इनका क्या है, संबंध है। और अभी हाल ही में ऐसा किया गया पंजाब के राज्यपाल के द्वारा, पंजाब के राज्यपाल ने अभी हाल ही में इस CHD का मतलब है चंडीगढ़, क्या है, चंडीगढ़ इसका मतलब है कोवा, ठीक है। ये कोविड से संबंधित जो है कोरोना वायरस को लेकर के यहां पर क्या किया गया, निगरानी और सूचना प्रदान करने के लिए एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। कोवा चंडीगढ़ इसका मतलब है, कोवा चंडीगढ़ इसका मतलब है। यहां पंजाब के राज्यपाल ने ऐसा किया है। ध्यान रखना, चंडीगढ़ एक यूटी है। चंडीगढ़ में अगर कोई व्यक्ति अपॉइंट किया जाता है तो होना तो वो क्या चाहिए था, या तो वो प्रशासक होना चाहिए था, क्या होना चाहिए था, प्रशासक होना चाहिए था, या वो क्या होना चाहिए था, LG यानी उपराज्यपाल, उपराज्यपाल यहां पर होना चाहिए था। तो चंडीगढ़ में तो प्रशासक होना चाहिए था, उपराज्यपाल यहां पर नहीं होगा। तो प्रशासक अपॉइंट होता है, लेकिन इन चंडीगढ़ और हरियाणा वालों की जिद की वजह से इनको क्या कहा जाता है, इनको यहां का राज्यपाल कहा जाता है। मूल रूप से चंडीगढ़ एक यूटी है, यहां पर क्या होना चाहिए, प्रशासक होना चाहिए। तो कोवा CHD क्या है, इस नाम से पंजाब जो है, यहां पंजाब के राज्यपाल ने क्या किया, अभी हाल ही में इस प्रकार की एक कोवा CHD यानी कोवा चंडीगढ़ नाम से इस प्रकार का एक ऐप जो है वो विकसित किया है। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपका। अब आपके वन स्थिति रिपोर्ट जो अभी आपको पढ़ाई है उससे संबंधित जो है वो सवाल आ रहे हैं, कुछ सवाल मैंने बनाए हैं उसको लेकर के, तो आप देखिएगा जरा इस वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित जो सवाल हैं वो कितने आपकी परीक्षा के लायक हैं और जो अभी तक के आंकड़े आए हैं उसके हिसाब से। बाकी भी हम बात करेंगे बाकी सवालों पर भी। पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री ने इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जारी की है, जिसमें भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान ने तैयार किया है। यह संस्था कहां स्थित है, आपसे यह पूछा जा रहा है। यानी पर्यावरण, वन, जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव है, भूपेंद्र क्या है, यादव साहब है। भूपेंद्र यादव जी ने इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी की है, जिसे भारतीय वन सर्वेक्षण ने तैयार किया है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान ने तैयार किया है। यह कहां पर स्थित है, यह सवाल आपको बताना है। यानी यह संस्था कहां पर स्थित है जिसने इस सर्वेक्षण को तैयार करने का काम किया है। शिमला में है, देहरादून में है, नई दिल्ली में है, दार्जिलिंग में है। तो दार्जिलिंग में नहीं है, नई दिल्ली में भी नहीं है और शिमला में भी नहीं है। कहां पर स्थित है, देहरादून में स्थित है आपकी कौन सी संस्था, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था। भारतीय वन सर्वेक्षण संस्था कहां पर स्थित है, तो यह संस्था स्थित है देहरादून में, देहरादून में। और यह रिपोर्ट जो है प्रति 2 वर्ष बाद क्या की जाती है, इसे तैयार किया जाता है। पिछली रिपोर्ट वर्ष 2019 की थी और इस वर्ष वाली रिपोर्ट 2000 कब की है, 21 की है। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपकी इस स्क्रीन पर आ रहा है और ये बताइए, द्विवार्षिक रूप से प्रकाशित होने वाली इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का कौन सा संस्करण है। यानी आपको अभी अभी मैंने बताया था यह रिपोर्ट जो है वो द्विवार्षिक है, प्लस वन एवं पर्यावरण मंत्रालय इसको प्रकाशित करता है, प्लस तैयार कौन करता है, भारतीय वन सर्वेक्षण संस्थान जो है देहरादून में स्थित है वो इसे तैयार करता है। अब ये पूछा जा रहा है कि भैया आपने 2019 में भी तैयार कर ली, अभी 2000 कब की तैयार कर रहे हो, 21 की तैयार कर रहे हो, इसके बाद आप लोग ठीक है 23 में इस प्रकार का प्रकाशन करोगे वापस। तो अब हमें बताइए कि यह जो 2021 की आपने प्रकाशित की है यह कौन से क्रम की जो है वो रिपोर्ट आपने प्रकाशित की है। तो 2021 जो है उसका क्रम कौन सा है, 17वां क्रम है, ध्यान रखना। 2019 का कौन सा संस्करण था, 16वां। और 2023 में आए तो पहले ही बता देता हूं वो इसका 18वां संस्करण होगा। कौन सा संस्करण होगा, 18वां संस्करण होगा। आप सभी मित्रों का एकदम सही जवाब आया है, ठीक है। राजस्थान के वन मंत्री हैं, ठीक है, हेमाराम जी चौधरी हैं। चलिए इसका सही जवाब जो है वो क्या है, 17 है। 17 इसका एकदम सही जवाब है। प्रकाशित होने वाली इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 का कौन सा संस्करण है, तो ये इसका 17वां है। 2019 वाली का 16वां, 2021 का 17 और 2023 का 18वां संस्करण है। चलिए अगला सवाल इसी से रिलेटेड फॉरेस्ट रिपोर्ट से संबंधित है। अभी अभी आपको बताया था मैंने ये सवाल, और सवाल क्या है जरा समझो भाई। और एक कहां से आया और कहां गया, इधर आ भाई, इधर आ।
चलिए कोई बात नहीं, सारा मामला गड़बड़ हो गया है। कहाँ गई बात? अभी रुकिएगा दोस्तों, एक बार आपके सामने इसने पूरी कहानी को ही यहां से मिटो दिया है। 2 मिनट आप लोग रुकिएगा, अभी इसको चेक करवाते हैं। पूरी फाइल जो है वो यहाँ से डिलीट हो गई है, मैं वापस इसको ऐड कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ आप 1 सेकंड के लिए थोड़ा आराम कर सकते हो तो रुक जाइएगा। एक सेकंड रुकिए मित्रों, अभी करवाते हैं, बुलाता हूँ बालक को। आ रहा है मित्रों, अभी देखिए इसमें से हमें फॉरेस्ट रिपोर्ट पर बात की थी, मैं रिवाइज करवा देता हूं, तभी टेक्निकल बच्चा आ रहा है, अभी बाहर है वो। तो देखिए 3-4 विषयों को लेकर हमने बातचीत अभी की है। वन सर्वेक्षण रिपोर्ट जो है वो आपके सामने प्रकाशित अभी की है वन पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा। यह इसका कौन सा संस्करण है, तो आपको समझ में आ गया कि ये अभी इसका 17वां संस्करण है, आगे आने वाला 18वां संस्करण होगा, और इससे पहले जो है वो 16वां संस्करण जो है वो क्या हो चुका है, प्रकाशित किया जा चुका है। इस रिपोर्ट को लेकर के हमने विभिन्न विषयों पर बातचीत की कि भारत के 17 ऐसे राज्य हैं जिन राज्यों को लेकर के हमारा 33% का जो आंकड़ा है कि भाई 33% जो है वो आपके पूरा इसमें है। आज 16 तारीख की पीडीएफ वो पूरी गायब हो गई। हाँ तो चलिए मित्रों, आ गया है आपका जो मूल सवाल था वो वापस आ गई है, तो स्लाइड को देख लीजिए। अब आपके सामने हमने सवाल पर बात कर ली, ये वाला सवाल हमारा चल रहा था। देखिए अभी आपके सामने जो सवाल आया है वो जरा क्या है, इस पर बातचीत करते हैं। इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को तैयार करने के लिए किस दूर संवेदी उपग्रह का प्रयोग किया गया है, ये सवाल है आपके सामने। अगला जरा बताइए कि भैया यहां पर इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 को तैयार करने में किस दूर संवेदी उपग्रह का यहां पर प्रयोग किया गया है, ठीक है। हाँ जी, पहला है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो है, इस रिपोर्ट को तैयार अभी किया गया है
तो किस उपग्रह का, दूर संवेदी उपग्रह का इसमें प्रयोग किया गया है, यह आपसे पूछा गया था। तो पहला है ASAT-2 तो नहीं है, MSAT-2 भी नहीं है, MarkSat-2 भी नहीं है। इसका मतलब सही जवाब आपका क्या है, रिसोर्स सेट। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि भैया रिसोर्स सेट जो है, रिसोर्स सेट 2 जो है, इसके द्वारा इसे तैयार किया गया है। और इसके अलावा एक भी बताया था, राजस्थान में जो बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ पिलानी जो है, उसकी एक शाखा कहां पर है, वो है आपकी गोवा में। उसका भी सहयोग मैपिंग के लिए क्या इसने किया है। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है, फटाफट देखिए, क्योंकि हमारी 5 मिनट का समय इसकी वजह से क्या हो गया, खराब। और मामला चाइनीज है तो कुछ कह भी नहीं सकते भाई, च्याऊ म्याऊ चीनी मिनी है सब। तो जो हमारी वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत वृक्ष आवरण है, कितना प्रतिशत वन और वृक्ष आवरण है, ये आपको बताना है। अभी आली जी आपको बताया है कि कितना प्रतिशत, तो 33% तो है नहीं, लेकिन टोटल आपसे पूछा जाए तो ये कितने ऐसे स्टेट हैं, 17 ऐसे राज्य और क्या है, यूटी हैं, जिनको आपको ध्यान रखना है, जिनका 33% से ऊपर है, 33% से क्या है, ऊपर है मामला। लेकिन 75% अगर पूछा जाए, इन 75% से ऊपर 5 स्टेट ऐसे हैं इन 17 में, और बचे हुए जो 12 हैं वो 33 से किसके बीच में है, बचे हुए 12 33 से 75 के बीच में है। तो अभी आपसे क्या पूछा जा रहा है, देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत वन क्षेत्र, तो 29 नहीं है, ये वाला ऑप्शन ठीक है, छोड़ दिया इन्होंने। 24.62% यानी 24.62%, 24.62% जो आपके पास है, ये वाला जो क्षेत्रफल प्रतिशत का है वो वन और वृक्ष आवरण है। यानी क्या है, वन और वृक्ष आवरण से ग्रसित, वन और वृक्ष आवरण से ढका हुआ है, इतना क्षेत्रफल हमारा पूरा 24.62%। बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है मेरे मित्रों, इसको याद रखिएगा। अब की बार वाले में हद ही होगी, एक ही ऑप्शन दिया है आपको, कोई बात नहीं, आपको मूल सवाल समझ में आना चाहिए। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार देश के कुल वन और वृक्ष आवरण कितना है, तो यह भी आंकड़ा आपको बताया था कि देश का कुल वन और वृक्ष आवरण जो है वो कितना है। इस रिपोर्ट के अनुसार देश का कुल पूछा जा रहा है, वृक्ष और वृक्षावरण यानी वन और वृक्षावरण कितना है, तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर है। यहां मैं और लिख देता हूं आपके सामने, यहां लिख देता हूं 79.8 मिलियन हेक्टेयर लिख देते हैं, यहां 76.7 मिलियन हेक्टेयर लिख देते हैं, यहां 69.6 मिलियन हेक्टेयर लिख देते हैं। अब आपका यह सवाल कंप्लीट हो गया, तो इसका सही जवाब जरूर ध्यान रखना, 80.9 मिलियन हेक्टेयर जो है वो इसका कुल क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट जरा देखिएगा अगला सवाल क्या है। अगला यहां पर है, इस रिपोर्ट के अनुसार 2019 के मुकाबले देश के कुल वन क्षेत्र और वृक्ष आवरण में कितनी वृद्धि हुई है, ये आप लोग बताइए जरा। यहां पर आपके सामने लिखा है कि भाई 2019 का जो मामला था उसके बजाय 2019 में वन और वृक्ष आवरण में कितने क्षेत्रफल की क्या हुई है, वृद्धि हुई है। क्षेत्र पूछा है, प्रतिशत नहीं पूछा है, ये ध्यान रखना है। यहां कितने की वृद्धि हुई है ये आपको बताना है। तो यहां पूछा है 2261, तो मैंने बताया था 2000 आंकड़ा था, तो यहां 1000 लिखा है, यहां 1000 लिखा है, यहां 1000 लिखा है, इसका मतलब ये उत्तर आपके नहीं हो सकते। तो क्या होगा इसका सही जवाब, ठीक है, यहां है 2261 वर्ग किलोमीटर है। क्या है, 2261 वर्ग किलोमीटर जो है, इतने वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र जो है वो आपके सामने वृद्धि इसमें हुई है। 2261 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में वृद्धि दर्ज की गई है। अगला देखिए, इस रिपोर्ट के अनुसार ही आपसे पूछा जा रहा है कि 2021 की इस क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। इनमें सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य आपका कौन सा है, देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य इनमें से कौन सा है। मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। तो इसमें सबसे बड़ा पूछा है, तो मैंने कहा था सबसे बड़े वाले को जरूर ध्यान रखना, उसका नाम क्या है, मध्य प्रदेश है, उसका नाम मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश वो राज्य है जो सबसे बड़ा है, ठीक है। तो यहां पर सही जवाब क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा, महाराष्ट्र नहीं, उत्तर प्रदेश नहीं और अरुणाचल प्रदेश नहीं। लेकिन सर्वाधिक अगर प्रतिशत की बात करें तो पूर्वोत्तर के जो हमारे राज्य हैं, पूर्वोत्तर के राज्य
इनमें सर्वाधिक है किसके हिसाब से, प्रतिशत के हिसाब से अगर बात की जाए। लेकिन कमी भी कहां दर्ज की गई है, कमी भी पूर्वोत्तर वाले राज्यों में दर्ज की गई है। कमी भी कहां दर्ज की गई है, पूर्वोत्तर वाले राज्यों में दर्ज की गई है। अगला सवाल आपके सामने जो है वो जरा देखो, इस रिपोर्ट के अनुसार वन क्षेत्रफल में अधिकतम वृद्धि जो कि 647 वर्ग किलोमीटर है, किस राज्य में दर्ज की गई है। यानी वृद्धि क्षेत्रफल के हिसाब से किस राज्य में सबसे अधिक वृद्धि, और वो भी 647 वर्ग किलोमीटर है, किस राज्य में अभी हाल ही में दर्ज की गई है। तो आपके सामने ऑप्शन है, आंध्र प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है, तेलंगाना है और उत्तर प्रदेश है। तो इस बारे में तो आपको मालूम होगा, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल जो है इसमें अधिकतम वृद्धि किस में दर्ज की गई है, तो आपका आंध्र प्रदेश जो राज्य है, आंध्र प्रदेश, इस आंध्र प्रदेश स्टेट में इसके मामले में सर्वाधिक जो 647 वर्ग किलोमीटर है उसकी दर्ज की गई है। उसके बाद तेलंगाना और उड़ीसा का नाम आता है। उसके बाद किसका, तेलंगाना और उड़ीसा का नाम आता है। ये बात भी आज ही की क्लास में आपके सामने मैंने रखी है। तो ये सब बातें जो है वो आप ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और उड़ीसा आपकी परीक्षा की दृष्टि से ये इंपॉर्टेंट है। एक राज्य का नाम जिसका नाम है मध्य प्रदेश, वो मध्य प्रदेश में जहां सर्वाधिक है वो भी आपको ध्यान रख लेना है। और पूर्वोत्तर के राज्य जहां प्रतिशत के हिसाब से वर्तमान में सर्वाधिक है, लेकिन कमी भी सबसे ज्यादा कहां दर्ज की गई है, पूर्वोत्तर के राज्यों में दर्ज की गई है। अब अगले सवाल पर हम बढ़ते हैं। अब आपके रिवीजन के सवाल आ चुके हैं मेरे मित्रों, क्योंकि वन स्थिति रिपोर्ट के हिसाब से 10 सवाल बहुत हैं और बाकी मैंने बात बता दी, और बाकी राजस्थान के संदर्भ में भी हम स्पेशल बात करने वाले हैं एक दिन। तो इन सवालों को जरूर ध्यान रखिएगा। और अभी उसे अपडेट नहीं किया गया वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की साइट पर, फिर दोबारा उसको और आपके सामने बता देंगे। निम्न राज्यों में विधानसभा चुनाव होने हैं, इनके संदर्भ में दिए गए कथनों में से सत्य कथन आपको बताना है कौन सा है। निम्नलिखित में से दिए गए कथन में से सत्य, पंजाब में विधानसभा चुनाव है, गोवा में विधानसभा चुनाव, उत्तर प्रदेश में, उत्तराखंड में, मणिपुर में। इसके साथ साथ इनकी विधानसभा की सीटें भी लिखी है, 117 है, 40 है, 403 है, 70 है और 60 है। उसके बाद चरण भी लिख रखे हैं मैंने। तो देखिए भैया, आपका सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश जो है, इस उत्तर प्रदेश में कितने चरणों में चुनाव होने हैं, तो 7 चरणों में चुनाव होने हैं। इसके बाद लिखा है मणिपुर, मणिपुर में कितने राज्यों, कितने खंडों में चुनाव होने हैं, 2 खंडों में, क्योंकि यहाँ नक्सलवादी जो घटनाएं हैं उसकी वजह से 2 चरण किए गए। इसके अलावा चाहे आपका उत्तराखंड हो, चाहे आपका पंजाब हो, और चाहे आपका इसके अलावा गोवा हो, क्या हो, गोवा हो, इन सब में जो चुनाव है वो कितने चरणों में होने हैं, 1 चरणों में होने हैं। विधानसभा की सीटें सर्वाधिक कहां पर है, तो 403 विधानसभा सीटें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। उसके बाद सबसे ज्यादा पंजाब में 117 सीट है इन ऑप्शन के हिसाब से, फिर उत्तराखंड में 70 है, मणिपुर में 60 है और गोवा में 40 है। तो ऐसे याद कर लीजिएगा, जिनमें चुनाव हो रहे हैं वो इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। 403, 117, उसके बाद 70, उसके बाद 60, उसके बाद 40। सबसे ज्यादा 403 सीटें उत्तर प्रदेश के अंतर्गत है। इस राज्य में जिसकी सरकार स्थापित हो गई, केंद्र पर उसका कब्जा हो सकता है। ठीक है, 117 सीटें कहां पर है, तो 117 सीटों वाला राज्य पंजाब है, जहां पर सब डोरे डाल रहे हैं। 70 जो है वो कहां पर है, उत्तराखंड में है, देवभूमि उत्तराखंड में है। ठीक है, 70 सीटें हैं। इसके अलावा 60 सीटें कहां पर है, तो 60 सीटें मणि के अंदर है, यानी मणिपुर में है। और 40 सीटें की अगर बात करें तो ये गोवा में है। ठीक है, हाँ जी। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगली, आपके सामने अगला सवाल क्या है जरा देखिएगा। यूपी में पहला सवाल आपके सामने था। उसके बाद अगला रिवीजन का सवाल जो है वो देखिएगा क्या है। स्टैच्यू ऑफ वननेस प्रोजेक्ट 2023 तक पूरा किया जाना है, जिसमें शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है। यह कार्य कहां किया जा रहा है? स्टैच्यू ऑफ वननेस, स्टैच्यू ऑफ वननेस प्रोजेक्ट जो है ये 2023 तक पूरा किया जाना है, जिसमें शंकराचार्य की 108 फीट ऊंची प्रतिमा लगाई जा रही है। यह कार्य कहां पर किया जा रहा है? तो स्टैच्यू ऑफ वननेस, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, स्टैच्यू ऑफ पीस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, ये सब आपको याद होने चाहिए। कहां कहां पर स्थापित है? स्टैच्यू ऑफ जो पीस है वो राजस्थान के पाली जिले में है। स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी है वो आपको वाशिंगटन डीसी अमेरिका में स्थित है। इसके अलावा
स्टेच्यू ऑफ यूनिटी जो है वो केवड़िया, जिसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, एकता नगर कर दिया गया है, वहां पर स्थापित है। और स्टेच्यू ऑफ वननेस जो है वो अभी ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश में बन रही है, जो कि 2023 तक बनकर क्या हो जाएगी, तैयार हो जाएगी। तो यहां पर स्टेच्यू ऑफ वननेस प्रोजेक्ट 2023 तक बनकर तैयार होगा और ये 108 फीट ऊंची प्रतिमा है। पिछले दिनों आपको पता होगा एक जगह प्रधानमंत्री जी गए थे और वहां शंकराचार्य की मूर्ति जो है उसका क्या किया था, अनावरण भी इन्होंने किया था। ठीक है, ये अनावरण इन्होंने कहां पर किया था, क्या उत्तराखंड में किया था, क्या हिमाचल प्रदेश में किया था या काशी में किया था? तो आपको मालूम होना चाहिए उत्तराखंड की धरती पर इन्होंने इस प्रकार का काम पहले किया है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, अगला क्या है। रिवीजन के सवाल हैं तो फटाफट आप लोग इनका जवाब देते जाइए। वर्ष 2021 के लिए बीबीसी अफ्रीकन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर इतिहास में पहली बार किस महिला खिलाड़ी को दिया गया है? अफ्रीकी पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर है और बीबीसी ने प्रदान किया वर्ष 2021 का। यह एक महिला खिलाड़ी है, उसका नाम बताना है। तो देखिए एलिसन फेलेक्सिसन जो है इसका संबंध और नोआमी ओसाका का संबंध, इसका संबंध तो है अमेरिका से, अमेरिका की प्रसिद्ध एथलेटिक खिलाड़ी है ये। इसके अलावा नोआमी ओसाका का संबंध आपका जापान से है और बच गई एक महिला जिसका संबंध अफ्रीका से है। कहां से है? अफ्रीका से। अफ्रीका से संबंधित जो महिला है उसका नाम है क्रिस्टिन एम्बोया। क्रिस्टिन एम्बोया जो है इसको बीबीसी ने प्रथम महिला अफ्रीकी है जिसको यह है पुरस्कार जो है वो प्रदान इन्होंने किया है। इसका नन ऑफ दिस होगा नहीं। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। अगला सवाल आपके सामने जो है वो है हैदराबाद में पहले रॉक संग्रहालय का उद्घाटन हाल ही में किसने किया है? अब हैदराबाद में एक रॉक संग्रहालय जो है उसका उद्घाटन हाल ही में किया गया है, तो आपको बताना ये उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है। हैदराबाद में पहले रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी ने, नितिन गडकरी ने, जितेंद्र सिंह ने, रामनाथ कोविंद ने, किसके द्वारा अभी हाल ही में हैदराबाद में रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? जी, राजस्थान पुलिस की एग्जाम जनवरी में होगी क्या? जनवरी में तो नहीं होगी भैया, मुझे लग रहा है फरवरी लास्ट या मार्च में एग्जाम हो सकते हैं। जी, जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, जितेंद्र सिंह, सबका जवाब आ गया है भाई। ठीक है, चलिए सही जवाब आपका। हाल ही में हमारे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री जो हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने क्या किया है, पहले रॉक संग्रहालय का उद्घाटन कहां पर किया है? हैदराबाद में किया है, ये ध्यान रखना है। हैदराबाद आप लोग जानते हैं, ठीक है। पहले तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश जो है उसकी संयुक्त राजधानी, और तेलंगाना जब नहीं बना था तो आंध्र प्रदेश की ये क्या थी? राजधानी थी। एक महिला खिलाड़ी जिसका नाम क्या है? पीवी सिंधु। पीवी सिंधु। इस पीवी सिंधु का संबंध भी कहां से है? हैदराबाद से। और अभी हाल ही में जो प्रतियोगिता चल रही है बैडमिंटन की, बैडमिंटन प्रतियोगिता, ठीक है, इस बैडमिंटन प्रतियोगिता में हिस्सा ले रही है और सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और ये ध्यान रखना इसका आयोजन अभी हाल ही में कहां किया जा रहा है? नई दिल्ली में इस प्रतियोगिता का आयोजन अभी हाल ही में किया जा रहा है। तो मेरे हिसाब से हैदराबाद आपको समझ में आ गया होगा। हैदराबाद एक और ध्यान रखना मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। मूसी नदी के किनारे पर स्थित है। इसे पटेल ने भारत में विलय जो है ऑपरेशन पोलो के तहत ऑपरेशन पोलो चलाकर, यानी पुलिस कार्रवाई, आप याद रखो बस, क्या है? पुलिस कार्रवाई के माध्यम से इस हैदराबाद रियासत का भारत में विलय किया गया था। हैदराबाद वो रियासत थी जिसने बहुत फड़फड़ाहट की थी एकीकरण के समय, लेकिन पटेल के सामने इनकी एक नहीं चली और बाद में बहुत सारी धनराशि भारत के सहयोग हेतु तो यहाँ के नवाब ने प्रस्तुत की थी। चलिए, हैदराबाद का निजाम था और जूनागढ़ का नवाब था। चलिए, इसके बाद जूनागढ़ का नवाब तो कुत्तों को पालने का शौकीन था, कुत्तों को लेकर पाकिस्तान भाग गया लेकिन अपनी बीवियों को हिंदुस्तान छोड़ गया। चलिए, इसके बाद बात करते हैं 8 जनवरी 2022 को गूगल ने किस भौतिक विज्ञानी की 80वीं जयंती पर डूडल बनाकर क्या की थी? श्रद्धांजलि अर्पित की थी। अल्बर्ट आइंस्टीन, न्यूटन, माइकल फैराडे, स्टीफन हॉकिंग्स। तो इसमें आपको बता दिया अल्बर्ट आइंस्टीन नहीं है, न्यूटन नहीं है, माइकल फैराडे नहीं है। अभी हाल ही में 80वीं जयंती किसकी मनाई गई थी? 8 तारीख को। तो 8 तारीख को 80वीं जयंती मनाई गई थी स्टीफन हॉकिंग्स की। स्टीफन हॉकिंग्स की जो अभी हाल ही में जयंती मनाई गई, उस दिन इन्होंने अपना डूडल जो है इनकी स्मृति में क्या किया था? प्रस्तुत किया था। चलिए, इसके बाद अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है।
यहां 16 नंबर, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य को जल्द ही किस में तब्दील कर दिया जाएगा भैया? एक टाइगर रिजर्व के रूप में उसे तब्दील कर दिया जाएगा। यह जो है वो बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा। तो बिहार का पहला टाइगर रिजर्व इसमें कौन सा है ये आपको बताना है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का दूसरा टाइगर रिजर्व होगा, सेकंड टाइगर रिजर्व बनने जा रहा है ये कैमूर वाला। पहला बिहार का टाइगर रिजर्व कौन सा है आपको ये बताना है। पन्ना और पेंच टाइगर रिजर्व दोनों मध्य प्रदेश के अंतर्गत है। रणथंभौर जो है वो राजस्थान के अंतर्गत है। इसका मतलब वाल्मीकि टाइगर रिजर्व जो है वो कहां पर स्थित है? आपके बिहार में स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के अंतर्गत है। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। नेक्स्ट सवाल 17 नंबर सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है दोस्तों। प्रशांत महासागर में यूएससी ड्रैगन 22 अभ्यास जो है वो भारतीय सेना किसके मध्य किया गया? भारतीय सेना और किसके बीच में? यूएससी और ये ड्रैगन 22 नाम का जो 2022 में आयोजित किया जा रहा है। ये भारतीय नौसेना और कौन सी नौसेना इसमें भाग ले रही है आपको यह बताना है। तो देखिए इसमें ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जापान और दक्षिणी कोरिया ये इतने देश सम्मिलित रूप से भारत के साथ ये प्रशांत महासागर में, कौन से सागर में? प्रशांत महासागर में इस अभ्यास को क्या करें? आयोजित कर रहे हैं। आप मुझे बताइए प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है? अगर आपसे कभी कोई पूछ ले कि प्रशांत महासागर की आकृति कैसी है, ये त्रिभुजाकार है या एम आकृति का है या एस आकृति का है, इनमें से कौन सी आकृति जो है वो आपके प्रशांत महासागर की है? ये आपको जवाब दीजिए। देखिए पढ़ाने के अलग अलग तरीके होते हैं, कोई आपके सामने सिर्फ बोले ही बोलेगा, लेकिन मैं इस शैली में चाहता हूं कि प्रश्नोत्तरी एक शैली होती है टीचिंग की, प्रश्नोत्तरी शैली। प्रश्नोत्तरी का मतलब होता है सवाल जवाब की शैली है, ठीक है। सवाल जवाब की शैली जो है वो टीचिंग की सबसे बेस्ट शैली होती है पढ़ाने की। तो आप लोगों के साथ बातचीत होती रहे, आपके साथ कुछ सवाल हो, आप भी जवाब दें, हम भी आपसे कुछ बातचीत करें, वो शैली टीचिंग की सबसे बेस्ट मानी जाती है। अगर आपने कभी टीचिंग के बारे में पढ़ा हो तो आपको इन चीजों के जवाब देने चाहिए। पहला क्या है? यहां है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, तो आपने ऑप्शन के जवाब एकदम सही दिया है। देखिए ये वाली आकृति किसकी है? हिंद महासागर की है। ये हिंद महासागर की शैली है। हिंद महासागर जो है उसका ऐसा आकार है। ये एस किसकी आकृति है? जो बीच वाला है दोनों के, यहां उत्तरी अमेरिका, यहां दक्षिणी अमेरिका, यहां यूरोप, इधर आपका अफ्रीका, यहां एशिया, इसके बीच में जो ये आकृति बनी हुई है ना, ये एस आकृति है। ये एस आकृति है। और प्रशांत महासागर की आकृति क्या है? त्रिभुजाकार है। अटलांटिक महासागर की आकृति कैसी है? तो आपकी एस आकृति है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा क्या है। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक जो है वो आगामी 5 वर्षों में भारत में चीतों को लाने की एक योजना है, जिसके बारे में सवाल है। देखो जरा, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक जो है वो हुई। आगामी 5 वर्षों में कितने चीते भारत में लाए जाएंगे ये आपको बताना है। इस राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण की 19वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? पहली बात तो यह है, अध्यक्षता की हमारे वन एवं पर्यावरण मंत्री। वन एवं कौन से मंत्री? वन एवं पर्यावरण मंत्री जो हैं उन्होंने इस बैठक की क्या की थी? अध्यक्षता की थी, ठीक है। चलिए अब यहां पर आपके सामने है वन एवं पर्यावरण मंत्री कौन है? तो भूपेंद्र यादव अभी बात करके आ चुके हैं। भूपेंद्र यादव जी इस मंत्रालय के मंत्री हैं। राजस्थान से दिया कुमारी जो है, कौन है? दिया कुमारी सांसद है राजसमंद से। दिया कुमारी, राजसमंद जो जगह है वहां से, राजसमंद। अब ये ध्यान रखना, इन्होंने इस बैठक में राजस्थान की ओर से भाग लिया और ये कहा कि भाई टाइगर रिजर्व जो कुंभलगढ़ जो है, कुंभलगढ़, इस कुंभलगढ़ को बनाने की बातचीत आपकी चली थी। उस बातचीत के बारे में एनटीए जो है, एनटीए नेशनल टाइगर अथॉरिटी ने अपना प्रस्ताव भेज दिया, सारे काम कर दिए, लेकिन राज्य सरकार अभी भी क्या नहीं करी? उस पर काम नहीं करी है। ये शिकायत केंद्र सरकार से अभी की गई। तो 5 वर्ष जो है, इन 5 वर्षों ने पूरे भारत में 50 चीते जो है, अफ्रीकी चीते, 50 अफ्रीकी चीते जो हैं वो भारत लाए जाएंगे। इसमें से ध्यान रखना 5 जो है वो राजस्थान के शेरगढ़ जो है, राजस्थान का कौन सा है? शेरगढ़, वहां पर राजस्थान में भी 5 छोड़े जाएंगे। लेकिन पूरे हिंदुस्तान की बात आपसे पूछी जाए तो ध्यान रखना हिंदुस्तान में ऐसे कितने किए जाएंगे? तो यहां पर 50 किए जाएंगे। ये 50 जो है वो पूरे भारत में, और राजस्थान में कितने? 5 लाए जाएंगे, ठीक है। अब देखिए अगला सवाल आपके सामने क्या है।
सवाल नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर आ गया है। सवाल है, भारत ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग के लिए अभी हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? उस देश का नाम बताना है। चलिए, भारत ने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सहयोग हेतु किस देश से समझौता किया है? उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान। इसमें किस देश के साथ भारत ने, उज्बेकिस्तान के साथ नहीं किया आपदा प्रबंधन के क्षेत्र को लेकर। बहुत सारे देशों के साथ भारत के समझौते हैं आपदा प्रबंधन को लेकर, लेकिन अभी हाल ही में किसके साथ किया वो बताना है। ईरान के साथ नहीं है। अफगानिस्तान तो खुद आपदा में मोदी जी से गेहूं की मांग की और मोदी जी दिल खोलकर यहाँ की सहायता कर रहे हैं। यहाँ अफगानिस्तान के जो तालिबानी नेता जो है वो मोदी जी से कह रहे हैं भाई साहब हमें गेहूं दो, हम भूख मर जाएंगे। तो इसका सही जवाब जो है वो तुर्कमेनिस्तान है। क्या है? तुर्कमेनिस्तान है। 26 जनवरी का दिन आ रहा है। 26 जनवरी को कितने देशों के, 5 देश जो मध्य एशिया के हैं, 5 देश जो हैं, 5 देशों के मध्य एशिया के प्रतिनिधि भारत आएंगे। लेकिन कोविड-19 या ये जो दौर अभी चल रहा है, इस दौर में क्या फैसला हो पाता है वो आगे की कहानी है। अगला सवाल जरा देखिएगा, क्या है 20 नंबर। भारत और नेपाल जोड़ने वाले पुल का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? भारत और नेपाल के बीच में हमेशा संबंध मधुर रहे हैं, लेकिन चीन को लेकर अभी संबंध जो है वो हमारे पिछले कई दिनों से गड़बड़ हो रहा है मामला, जिसमें विदेशी व्यापार भी हो सकता है। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो हैं वो भारत के नेपाल में चल रहे हैं। इनको जोड़ने वाले पुल का निर्माण इनमें से किस नदी पर किया जाएगा? महाकाली, कोसी, गंडक, ब्रह्मपुत्र। तो ध्यान रखना मेरे दोस्तों, भारत और नेपाल को जोड़ने वाले एक पुल का निर्माण महाकाली नदी पर किया जा रहा है। इसी महाकाली नदी जो है, इसके बाहो क्षेत्र में काला पानी क्षेत्र जो है वो आता है। काला पानी विवाद क्षेत्र जो है वो आता है आपका उत्तराखंड जो है, वहां की एक जगह जिसका नाम है पिथौरागढ़। कौन सी जगह? पिथौरागढ़ क्षेत्र जो है वहां पर ये वाला आता है। और यहां पर भारत और नेपाल के बीच में सूर्य किरण जो अभ्यास है, सूर्य किरण अभ्यास का आयोजन कई बार किया जा चुका है उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में, यहां पर नेपाल में। नेपाल का जो तराई क्षेत्र है, नेपाल का कौन सा है? तराई क्षेत्र। इस तराई क्षेत्र को लेकर हमेशा विवाद का विषय यह है कि यहां पर जो लोग रहते हैं वो कैसे हैं? वो दलित हैं, ठीक है, वो दलित हैं, वो पिछड़े हैं। इनकी मांगों को लेकर यह रहता है कि नेपाल की सरकार में इन लोगों को क्या दिया जाना चाहिए? प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। और एक ऐसा देश है जहां के लिए भारत के लोगों को अलग से किसी वीजा की व्यवस्था नहीं पड़ती है जरूरत। और मोदी जी ने क्या किया था आपको पता है? मोदी जी अभी जब नेपाल के दौरे पर गए थे, भारत और नेपाल के बीच में एक बस सेवा की शुरुआत की थी। भारत और नेपाल के बीच में बस सेवा की भी क्या की थी? शुरुआत की थी। इन दोनों देशों के बीच में इस तराई क्षेत्र में नेपाल और भारत के सीधे रास्ते हैं, यानी जैसे आम गांवों में जैसे रास्ते होते हैं, ऐसे एक से दूसरे देश भी जाया जा सकता है यहां से। तो ये हमें डर है कि कभी न कभी चाइना इस बफर स्टेट का उपयोग कर सकता है। चाइना और भारत के बीच में नेपाल जो है वो किसका काम करता है? बफर स्टेट का काम करता है। बफर स्टेट जो है उस बफर स्टेट की भूमिका में आता है। लेकिन जब भारत ने इधर से आपूर्ति इस तराई क्षेत्र में रोकी थी एक समय, तब इन्होंने किससे सहयोग लेना शुरू कर दिया? चाइना से। और चाइना, नेपाल और चाइना के बीच में, ठीक है, एक काठमांडू लाहत से जो है वो क्या चल रही है? एक रेल प्रोजेक्ट भी यहां पर चलाया जा रहा है। तो अगर चाइना के साथ इसके संबंध होते हैं तो वो भारत के लिए खतरनाक स्थिति होगी। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से संबंधित है। गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022 के संदर्भ में आपसे सवाल पूछा जा रहा है। हालांकि जितनी बात आपको इसमें बताई रही है यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादा याद करने से कोई इसमें ज्यादा बात बनने वाली नहीं है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है, इस दोनों को जरूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये विवाद में रहा था ये वाला पुरस्कार। इस वजह से परीक्षा की दृष्टि से ये 5 स्टार सवाल बन जाता है। क्यों रहा विवाद का? वो ऐसे रहा कि आपने हॉलीवुड का नाम सुना होगा, उन हॉलीवुड वालों को ज्यादा पहचान इसमें दी नहीं गई होगी, इस वजह से इन्होंने इसमें क्या नहीं लिया? भाग नहीं लिया। ठीक है, हाँ जी, यहां पर है गोल्डन ग्लोब पुरस्कार 2022, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विल स्मिथ, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री निकोल किडमैन, ये दोनों हैं। और बेस्ट पिक्चर जो है, इनको ध्यान रखना, ड्रामा पिक्चर द पावर ऑफ द डॉग याद रखना है। मैंने अभिनेता के बारे में आपको बताया था विल स्मिथ, स्मिथ याद रख लो, और अभिनेत्री तो याद करने की जरूरत नहीं है, उसको कॉल कर दो बस, ठीक है। और कॉल करके उसका क्या कर लो? किडनैप कर लो, या मैन से भी आप याद रख सकते हो। सिर्फ अभिनेत्री को क्या करना है? कॉल करना है,
और उसका क्या कर लो, किड मैन। तो यहां मेरे हिसाब से ये बात आपको समझ में आ गई, ये सभी सही आपके हैं। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है, 22 नंबर सवाल आपके जो सामने मैंने लिखा है, उस सवाल में यह है कि हॉलीवुड जो फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, हॉलीवुड फॉरेन, इसी से रिलेटेड है ये वाला, इसी से रिलेटेड है। हॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन द्वारा प्रतिवर्ष गोल्डन ग्लोब पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। वर्ष 2022 में इनका कौन सा संस्करण था, 75, 76, 78, 79, कौन सा संस्करण अभी हाल ही में इनके हॉलीवुड के जो पुरस्कार दिए गए हैं, इन को लेकर ये विचार विमर्श चला, और अभी जो आपको मैंने बताया है यह भी इसी से क्या है, संबंधित है। तो जरा फटाफट आप लोग बता दीजिएगा इसमें कौन सा सही जवाब आपका होगा। हाँ जी, आप सब जवाब दे रहे हैं डी। देखते हैं डी जवाब आपका सही है या गलत जवाब है। मेरे हिसाब से आप गलत जवाब देने वाले तो हैं नहीं, बहुत ही समझदार लोग हैं। तो समझदार लोगों के जवाब भी क्या होते हैं, समझदारी भरे होते हैं। आपने बहुत सोच समझकर जवाब दिया होगा मेरे हिसाब से। तो आपका एकदम सही जवाब है। 79वां जो है वो अभी हाल ही में इसका संस्करण है, 79वां संस्करण इसका रहा है। चलिए अगला देखिएगा। अगला सवाल आपके सामने जो है वो 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको मनाने की शुरुआत 10 जनवरी 2006 से किस प्रधानमंत्री के द्वारा की गई थी, ये भी बात आपके सामने मैंने कई बार की है। 10 जनवरी 2006 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत 10 जनवरी को की गई थी। 14 सितंबर को आपको पता होगा, हम 14 सितंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं, राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, लेकिन अभी विश्व हिंदी दिवस मनाया गया 10 जनवरी को। बहुत बड़ी आबादी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है हिंदी की, ठीक है, लेकिन भारत का ये ऐसा मान लीजिएगा बदसलूकी कह सकते हैं, या फिर ऐसा दुर्भाग्य मान लीजिएगा कि विश्व भर में इतनी बड़ी पहचान होने के बाद भी हम इसे सिर्फ राजभाषा ही घोषित कर पाए, इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दे पाए। राजभाषा क्योंकि लोगों के बीच में भाषावाद को लेकर, ठीक है, भाषावाद और क्षेत्रवाद का जो मुद्दा है ना, वो ये नहीं समझने की कोशिश करते कि राष्ट्रीय भाषा होने का मतलब ये नहीं है कि वो भाषा अप्रत होती जा रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा टाइप की भाषाएं हिंदुस्तान में बोली जाती है, इतनी बोलियां हैं, इतनी भाषाएं हैं, सब अलग अलग चीजें हैं। तो किस प्रधानमंत्री के समय ऐसा किया गया था? अटल बिहारी वाजपेयी के समय नहीं हुआ था, नरेंद्र मोदी के समय नहीं हुआ, नरसिम्हा राव के समय नहीं हुआ। 2006 में हमारे प्रधानमंत्री जो थे नरेंद्र मोदी नहीं थे, मनमोहन सिंह जी थे, तो मनमोहन सिंह जी के समय ऐसा किया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए आपका। गुरु गोविंद सिंह जो हैं, यहां पर गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर अभी हाल ही में प्रधानमंत्री ने किस दिन पर वीर बाल दिवस मनाना जो है उसके रूप में मनाए जाने की घोषणा की है कि भैया इस दिन हम ये दिवस मनाएंगे। तो चलिए बताइएगा जरा क्या होगा। श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री ने किस दिन वीर बाल दिवस, इनके दो बेटे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, ठीक है, जोरावर सिंह, एक क्या था, जोरावर सिंह, जोरावर सिंह जोर से बोला, फतेह सिंह शोर से बोला, उठाओ गारा चुनो दीवारें। ऐसा जोरावर सिंह और फतेह सिंह के बीच में बहुत ही ऐतिहासिक और एक पंक्तियां जो हैं वो लिखी हुई है। फतेह सिंह और जोरावर सिंह जी के जो बीच बातचीत हुई उसको लेकर एक प्रसिद्ध कविता है। तो जोरावर सिंह और फतेह सिंह को क्या कर दिया था, औरंगजेब के लोगों ने इन्हें दीवार में जिंदा चिनवा दिया था, दीवार में जिंदा चिनवा दिया गया था। इन वीर बालकों की याद में प्रधानमंत्री मोदी ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कब की है? 26 दिसंबर को या 26 सितंबर को। तो 26 दिसंबर को इसकी शुरुआत की है। थोड़ा धैर्य से पढ़ना है, सितंबर दिसंबर साथ आ जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। तो 26 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस क्या किया जाता है, मनाया जाता है। O3 दिवस किस दिन आता है? O3 दिवस 26 सितंबर के दिन आता है। 10 जनवरी को अभी बताया विश्व हिंदी दिवस जो है वो क्या किया जाता है, विश्व हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है। चलिए अगले सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपका क्या है जरा देखिए। यहां सवाल है, फ्रांस में राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान जो है निमस द्वारा आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी किसने दिखाई थी अभी हाल ही में? तो देखिए फ्रांस में आयोजित हुआ
राष्ट्रीय पर्वतारोहण और संबंध खेल संस्थान, जिसका नाम शॉर्ट में इसी का अंग्रेजी वर्जन निमस है, आयोजित भारत के पहले बहुआयामी साहसिक खेल अभियान को हरी झंडी हाल ही में हमारे राजनाथ सिंह जी जो है इन्होंने दिखाई थी। किसने? राजनाथ सिंह जी, हमारे रक्षा मंत्री जो है इन्होंने, नितिन गडकरी परिवहन राजमार्ग मंत्री, गृह मंत्री अमित शाह, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं ही। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा आपका क्या है। निर्भया कड़ी अभियान का संबंध किस राज्य क्षेत्र से है? निर्भया कड़ी एक अभियान चलाया गया अभी हाल ही में, इस अभियान का संबंध किससे है? बच्चों को साहसिक कार्य करने के लिए या फिर उनमें विभिन्न प्रकार की योजनाओं को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए उड़ीसा राज्य ने एक योजना चलाई जिसका नाम है निर्भया कड़ी अभियान। क्या है? निर्भया कड़ी अभियान है। इस अभियान का संबंध किससे है? तो उड़ीसा से इसका सही संबंध है, बिहार से नहीं, पश्चिमी बंगाल से नहीं, आंध्र प्रदेश से नहीं और उड़ीसा से भी नहीं है। ठीक है, हाँ जी सर गलत ना बोला। अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है आपके सामने। नेक्स्ट सवाल आपके सामने मैंने रख दिया है, वीर गाथा प्रोजेक्ट के तहत सुपर 25 को जनवरी 2022 जो है, इस जनवरी 2022 में क्या किया जाएगा भैया? देखो दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। ठीक है, और कितनी तारीख को? 25 जनवरी को इनको सम्मानित किया जाना है। 25 जनवरी 2022 को दिल्ली में सम्मानित किया जाएगा। इस मंत्रालय के विशेष अतिथि के रूप में गणतंत्र दिवस परेड के ये साक्षी बनने जा रहे हैं। वीर गाथा प्रोजेक्ट का मतलब है आजादी के अमृत महोत्सव की 75 वर्षगांठ के उपलक्ष्य में देश भर में विद्यालयों में, स्कूलों में, कॉलेजों में बच्चों के लिए इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें भाषण प्रतियोगिता है, लेख प्रतियोगिता है, सुलेख प्रतियोगिता है, उसमें विभिन्न प्रकार के आशु भाषण प्रतियोगिताएं का आयोजन किया गया। उसमें जिन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया, ऐसे देश भर के 25 बच्चों का चुनाव किया गया है पूरे देश भर से, उनको रक्षा मंत्रालय की तरफ से सम्मानित किया जा रहा है। 25 तारीख को ही, 25 जनवरी को उनको क्या किया जाएगा? सम्मानित किया जाएगा। और 26 जनवरी को होने वाली राजपथ की जो परेड है उसमें वो रक्षा मंत्रालय जो है, कौन सा मंत्रालय? रक्षा मंत्रालय के विशिष्ट अतिथि के तौर पर, विशेष अतिथि के तौर पर वो इस समारोह में शामिल होंगे। तो कौन सा मंत्रालय है? रक्षा मंत्रालय के विशेष अतिथि के तौर पर ये शामिल होने वाले हैं। चलिए अगला जरा देखिएगा, यहां पर अगला सवाल आपके सामने, उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार जो विभाग है इसके द्वारा पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? यह सवाल भी अच्छा है। उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा, पहली बात तो कौन सा विभाग इसका आयोजन कर रहा है? तो आपको बता दिया मैंने, उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग कर रहा है। पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह जो है वो कब से कब तक किया जाएगा? तो आपको ये बात मैंने बताई थी कि 10 से लेकर के 16 जनवरी तक इसका क्या किया जा रहा है? आयोजन किया जा रहा है। और पहला स्टार्टअप इंडिया नवाचार सप्ताह इस बार मनाया गया है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा आपका क्या है। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक का उपाध्यक्ष अभी हाल ही में किसे बनाया गया है? भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व ऐसे कौन से गवर्नर हैं जिनको अभी हाल ही में एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक जो है उसके क्या बनाए गए? उपाध्यक्ष बनाए गए। एशियाई अवसंरचना निवेश बैंक AIIBS, इस बैंक का अभी हाल ही में उपाध्यक्ष बनाया गया। उपाध्यक्ष बनाया गया, ये ध्यान रखना। इसमें 5 उपाध्यक्ष होते हैं, 5 उपाध्यक्ष होते हैं, जिसमें से अभी हाल ही में किसको बनाया गया? उर्जित पटेल साहब जो हैं, उर्जित पटेल, इनको क्या किया गया? अभी हाल ही में उपाध्यक्ष बनाया गया। तो एशियाई अवसंरचना बैंक का मुख्यालय कहां पर है? तो ध्यान रखना, इसका चीन में मुख्यालय है। चीन में इसका क्या है? मुख्यालय। तो चीन में अब इनका नया एड्रेस होगा। अगर किसी को मिलना हो उर्जित पटेल साहब से तो आपको कहां जाना होगा भैया? चीन में जाना होगा। तो शशिकांत दास नहीं है, डीजे पांड्या नहीं है। अब ध्यान रखना, डीजे पांड्या रिटायर हो रहे हैं, इनके स्थान पर ही किसको स्थान दिया गया है? उर्जित पटेल को स्थान दिया गया। उर्जित पटेल को इनके स्थान पर ही भेजा गया है। शशिकांत दास नहीं, रघुराम राजन नहीं। अगला सवाल जरा देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की घोषणा की है? अभी हाल ही में हमारे रक्षा मंत्री जो हैं उन्होंने कितने नए सैनिक स्कूल खोले जाने की जो है वो घोषणा की है। आपको ये बताया था कि नए इस प्रकार के इतने सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। सरकार ने ये कहा है कि चाहे हमारे सरकारी हो, क्या हो? सरकारी हो, चाहे निजी हो। कुछ निजी ऐसे विद्यालय हैं जो इन सैनिक स्कूलों का दर्जा प्राप्त करने के योग्य हैं, तो उनको भी हम सैनिक सोसाइटी से क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। तो ऐसे 100 नए सैनिक स्कूल खोले जाने की सरकार ने क्या की है? घोषणा की है।
चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिएगा, रिवीजन करा रहा हूं, बाकी सारी बातें आपको पहले पढ़ा दी गई है तो फटाफट आपको एक बार फिर ध्यान में आ जाए, बस इसीलिए हम लोग इन सवालों पर बातचीत कर रहे हैं। चार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के नाम दिए गए हैं जिनके नए निदेशक बनाए गए, उनमें से सत्य आपको बताना है। क्या बताना है? 4 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों के नए निदेशक बनाए गए हैं जिनके संदर्भ में सत्य कथन बताना है। आईआईटी दिल्ली, आईआईटी इंदौर, आईआईटी मद्रास, आईआईटी मडी। तो दिल्ली का रंग ठीक रहे, जब रंग कब ठीक रहेगा? जब बनर्जी साहब आएंगे, तो दिल्ली का रंग ठीक रहे, इंदौर का सुहाग ठीक रहे, मद्रास की कामकोठी ठीक रहे और मडी की लक्ष्मी घर में लक्ष्मी बनी रहे, तो आपका काम बन जाएगा। ऐसे आप लोग इन सबको ध्यान रखो। दिल्ली का रंग फीका नहीं होना चाहिए और जब बनर्जी आएंगे तो दिल्ली का रंग ठीक रहेगा। ममता बनर्जी दिल्ली आती रहती है तो दिल्ली की रौनक बनी रहती है। इंदौर जो है, इंदौर स्वच्छ शहर है तो इंदौर का सुहाग या सुहास तभी बना रहेगा जब जोशी जी आएंगे। मद्रास जो है, यहां पर काम कोठी बनी रहनी चाहिए और मडी में लक्ष्मी का घर है, मंडी में लक्ष्मी का घर है, ऐसे याद करो। और लक्ष्मी का घर हमेशा बेहोश नहीं रहना चाहिए। चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने, ये सभी क्या हैं? सत्य हैं। चलिए अगला सवाल है, साइप्रस विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर हैं, उनके द्वारा SARS-CoV-2 के एक नए संस्करण की पहचान की है, आपको बताना है उसका नाम क्या है। साइप्रस विश्वविद्यालय जो है, इसके प्रोफेसर द्वारा SARS-CoV-2 यानी कोरोना वायरस का जो वायरस है, कोविड-19 का जो वायरस है, उस वायरस का नाम है SARS-CoV-2। क्या है? SARS-CoV-2 है, SARS-CoV-2 है। इस SARS-CoV-2 के नए संस्करण की पहचान हाल ही में की गई है। ठीक है, ये कह रहा है इसके नए संस्करण का नाम बताइए क्या है। ओमिक्रॉन इसका क्या है? वेरिएंट है। क्या है? वेरिएंट है ये वाला, ये इसका नया संस्करण नहीं है। अल्फा क्रोन नाम का कोई नहीं है। ये IHU अभी हाल ही में फ्रांस में, कहां पर? फ्रांस में इस प्रकार का नया वेरिएंट जो है वो देखने को मिला है। ये सब वेरिएंट है, लेकिन डेल्टा क्रोन जो है, ये डेल्टा क्रोन है भैया। क्या है? डेल्टा क्रोन। ये डेल्टा क्रोन जो है वो इसका एक क्या है? नया संस्करण है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। भारत में गतिशील रूप से बदले वित्तीय परिदृश्य के बारे में एक सवाल आया है हाल ही में फिनटेक पर। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा की दृष्टि से, तो जरा ध्यान रखना इसको। भारत में गतिशील रूप से बदलते वित्तीय परिदृश्य को ध्यान में केंद्रित करने के लिए आंतरिक फिनटेक विभाग की स्थापना हाल ही में किसके द्वारा की जा रही है? आरबीआई ने, विश्व बैंक ने, IMF ने, नाबार्ड में। पूरी विस्तार से मैंने आरबीआई, विश्व बैंक, IMF लगातार बातचीत किया। मेरे हिसाब से आप PhD ठीक है कर सकते हो विश्व बैंक और IMF के बारे में। इतनी बातें मैंने सारी बता दी है इसके संबंध में, तो इसका सही जवाब जो है वो आरबीआई होगा। आरबीआई ने अभी हाल ही में एक फिनटेक विभाग की क्या की है? स्थापना की है। आरबीआई द्वारा फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है। और फिनटेक विभाग के संदर्भ में एक ध्यान रखना, फिनटेक पार्क कहां पर है? राजस्थान में। और फिनटेक यूनिवर्सिटी कहां पर है? राजस्थान में। ये 2 सवाल राजस्थान के आ चुके हैं परीक्षाओं में। पार्क तो कहां बनाओ? जयपुर में, राजधानी में बच्चे आते हैं पढ़ने, उनके लिए पार्क ठीक रहेगा। और पढ़ाई लिखाई जिनको करनी है उनके लिए यूनिवर्सिटी स्थापित करो। यूनिवर्सिटी कहां भेजो? जोधपुर में भेज दो भैया। कहां भेज दो? जोधपुर में भेज दो। तो ये 2 बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट थी जो मैंने बता दी। अगला सवाल, गंगा सागर मेला खूब चर्चा में रहा, कोर्ट को दखल देना पड़ा और गंगा सागर मेले का आयोजन कोर्ट की मंजूरी के बाद ही क्या किया गया? आयोजित किया गया। तो आपको बताना ये गंगा सागर मेले का संबंध किस राज्य क्षेत्र से है? गंगा सागर मेला 10 जनवरी को आयोजित किया गया। ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है? तो महाराष्ट्र में नहीं किया गया, मणिपुर में नहीं किया गया, केरल में नहीं किया गया। अभी आपको पता है जल्लीकट्टू जो है, कल मैंने आपको फोटो भेजी होगी जल्लीकट्टू की, जल्लीकट्टू का भी आयोजन अभी हाल ही में किया जा रहा है। कल इसका आयोजन आपने देखा होगा। पश्चिमी बंगाल में गंगा सागर क्या है? गंगा सागर जो है, इस गंगा सागर मेले का आयोजन कोर्ट की अनुमति के बाद इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। तो जो चीज चर्चा में रहती है, कोई विवाद हो जाता है, वो चीजें ज्यादा पूछता है पेपर सेटर। चलिए अगला सवाल देखिए, घड़ियाल संरक्षण को लेकर एक सवाल है। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के आकार में 3 गुना वृद्धि के विस्तार को लेकर जो है वो खूब चर्चा आई होगी आपके सामने। ठीक है, घड़ियाल संरक्षण के लिए ओरांग राष्ट्रीय उद्यान के आकार में 3 गुना अधिक विस्तार को लेकर राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है। यह किस राज्य में है? आपको बताना है ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो है
वो किस राज्य में स्थित है, उस राज्य का आपको नाम बताना है। उड़ीसा में है क्या, मेघालय में है क्या, असम में है क्या, बिहार में है क्या? एक राज्य जहां पर इस प्रकार के 7 नेशनल पार्क स्थित हैं। क्या है? 7 नेशनल पार्क हैं। ओरांग राष्ट्रीय उद्यान जो है, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान, अभी घड़ियाल जो है उनके लिए, ये घड़ियालों के लिए छोटा पड़ रहा है, घड़ियालों के लिए क्या पड़ रहा है, छोटा। तो अभी क्या किया गया है, इसमें विस्तार करने पर विचार विमर्श किया जा रहा है और राज्य सरकार ने इस प्रस्ताव को मंजूरी भी प्रदान कर दी है। तो आप सभी एकदम सही जवाब इसके दे पा रहे हैं। ये मेघालय जो है यहां, सॉरी असम जो है, यहां पर क्या है, 7 नेशनल पार्क है, उसमें से एक नेशनल पार्क का नाम क्या है, ओरांग है। ओरांग है, डिब्रू साइखोवा है, ये सब नाम आप लोग जानते हैं मेरे हिसाब से। चलिए नेक्स्ट सवाल पर बात करते हैं। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। अफगानिस्तान में मानवीय संकट जो आया है, उस मानवीय संकट में भारत हेल्प कर रहा है। वहां पर तालिबानियों ने हेल्प मांगी है मोदी जी से। तो अब तालिबानियों की हेल्प करने के लिए क्या किया जा रहा है, वहां पर गेहूं, दवाइयां, ये सब पहुंचाई जा रही है भारत की तरफ से। लेकिन इन सब में भारत का सहयोग जो है वो एक देश कर रहा है। उस देश का नाम क्या है, आपको बताना है। ईरान है, इराक है, यूएई है, कतर है, ऐसा कौन सा देश है जो भारत का इसमें सहयोग कर रहा है, उस देश का नाम आपको बताना है। वाह जी वाह, आपने नाम बता दिया है। मेरे हिसाब से ईरान आपका सही जवाब है। ईरान में ऐसा किया जा रहा है। ईरान का एक बंदरगाह है जिसका नाम है चाबहार बंदरगाह, चाबहार बंदरगाह। ये चाबहार बंदरगाह ईरान का कौन विकसित कर रहा है, भारत विकसित कर रहा है। और इधर एक नापाक है, जिसके ना है पाक, वो पाक साफ नहीं है, वो है नापाक, और उसका नाम पाकिस्तान है। हमारे लिए सबसे बड़ा, अगर पाकिस्तान नहीं होता ना तो आज दुनिया का सबसे विकसित राष्ट्र भारत होता। मेरा ये मानना है, मेरा मानना है कि भारत, अगर पाकिस्तान नहीं होता तो भारत सबसे विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में सबसे आगे होता। उसका कारण यह था कि भारत का अधिकांश पैसा इसकी वजह से बर्बाद हो जाता है। तो ये नापाक जो है, इसका एक बंदरगाह जिसका नाम है ग्वादर बंदरगाह। कौन सा है, ग्वादर बंदरगाह। और ये ग्वादर बंदरगाह कौन विकसित कर रहा है, चीन विकसित कर रहा है। तो चाबहार बंदरगाह, ग्वादर बंदरगाह कहां पर स्थित है, ये कई बार परीक्षाओं में सवाल आ चुका है। तो इसका सही जवाब क्या है, ईरान आपका सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा क्या है। भारत के 73वें शतरंज के जो ग्रैंड मास्टर हैं, आपको नाम बताना है कि भारत के 73वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर जो हैं वो कौन है। विश्वनाथ आनंद हैं, विजय लक्ष्मी हैं, अभिमन्यु हैं, भरत सुब्रमण्यम है। हाँ जी, भारत सोने की चिड़िया थी। चलिए यहां पर अगला सवाल है, भारत के 73वें शतरंज के ग्रैंड मास्टर कौन बने। विश्वनाथ आनंद पहले हैं, विजय लक्ष्मी प्रथम महिला है, प्रथम महिला ग्रैंड मास्टर विजय लक्ष्मी है। अभिमन्यु सबसे युवा है, क्या है, सबसे युवा ग्रैंड मास्टर है भारत के अभिमन्यु। भरत सुब्रमण्यम जो है भारत के नए लेटेस्ट वर्जन के 73वें ग्रैंड मास्टर हैं। क्या है, 73वें ग्रैंड मास्टर हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल आपके सामने है। अगला सवाल जरा देखिए क्या है। सवाल यह है आपके सामने कि पेट्रोलियम निर्यातक देशों के जो संगठन है जिसका नाम ओपेक है, उस ओपेक के महासचिव हाल ही में किसे बनाया गया है। चलिए ओपेक जो है इसका नया महासचिव हाल ही में किसे बनाया गया, तो हेथम अल घिस। क्या करना है, पेट्रोल को घिसना है। और पेट्रोल तो वैसे ही घिस चुका है, लोगों को घिस रहा है। पेट्रोल को क्या करना है, घिसना है। आपको याद आ जाएगा शायद। ठीक है, आयशा मलिक नहीं है, आंग सान सू की को 4 साल की सजा सुनाई गई है अभी हाल ही में। ये विजय पोल नहीं है। तो हेथम अल घिस जो है इसका सही जवाब है। अगला सवाल देखिए क्या है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग से जुड़ा हुआ सवाल है। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने देश की पहली मोबाइल हनी प्रोसेसिंग वैन कहां से लॉन्च की अभी हाल ही में। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, उज्जैन मध्य प्रदेश, ओंकारेश्वर मध्य प्रदेश और जयपुर राजस्थान। जयपुर राजस्थान में ऐसा कुछ नहीं, ओंकारेश्वर में भी कुछ नहीं, उज्जैन में भी कुछ नहीं। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश जो है यहां से केवीआईसी, खादी एवं ग्रामोद्योग केवीआईसी जो है इसके द्वारा हनी यानी शहद की
जो है वो क्या शुरू की गई है, प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो यहां से शुरू की गई है। अब मेरे मित्रों देखो केवीआईसी जो है वो एमएसएमई विभाग जो है उसके अंतर्गत आता है। नारायण राणे का नाम आपने सुना होगा, नारायण राणे केंद्र सरकार में इस मंत्रालय के मंत्री हैं, जो कि कहां से आते हैं, महाराष्ट्र से आते हैं, महाराष्ट्र। और मंत्री की क्या औकात होती है, महाराष्ट्र सरकार ने बताया था, रात को पकड़कर जेल में डाल दिया, पुलिस थाने में ले गए, गिरफ्तार कर लिया, ऐसा करना नहीं चाहिए था। चलिए इसके बाद अगला सवाल क्या है जरा देखें। हाँ, भारत ने श्रीलंका में पेट्रोल रखने के लिए अड्डा लिया है किराए पर। अरे भैया श्रीलंका में खुद, श्रीलंका वर्तमान में जो है ना, ये श्रीलंका की हालत सबसे खराब है, हर चीज के यहां दाम जो है वो आसमान छू रहे हैं, ठीक है। तो श्रीलंका भी अभी चर्चा में है, चुनाव यूपी में है इसलिए यूपी में किया है, ठीक बात है भाई आपकी भी। मैनपुरी उत्तर प्रदेश, मैनपुरी गढ़ है सपा के मुलायम सिंह यादव, मैनपुरी में कई बार नाच गाने का प्रोग्राम रखते हैं, तो मैनपुरी इनका गढ़ माना जाता है समाजवादी पार्टी के नेताओं का। मुलायम सिंह यादव जो है, ठीक है, वो यहां से आते हैं मैनपुरी से। मैनपुरी उत्तर प्रदेश के सैनिक स्कूल का नामकरण किसके नाम पर किया गया है, कल्याण सिंह जी का संबंध भी उत्तर प्रदेश से, लेकिन इनके नाम पर नहीं किया गया। अटल बिहारी वाजपेयी लखनऊ से कई बार चुनाव लड़े, लेकिन अधिकांश जो है ना प्रधानमंत्री सीधे जाते हैं उत्तर प्रदेश में टपकते हैं। अभिनंदन वर्धमान के नाम पर भी नहीं किया गया है। जनरल विपिन रावत जिन्होंने इस देश के लिए अपनी शहादत दी है, उनके नाम पर उत्तर प्रदेश के मैनपुरी की सैनिक स्कूल का नाम कर दिया गया है। अगला सवाल जरा देखिए, अभी हाल ही में ब्रह्मोस सुपरसोनिक जो मिसाइल है, इस क्रूज मिसाइल के एक्सीडेंट संस्करण का परीक्षण जो है वो नौसैनिक जहाज से किया गया है, ठीक है। यानी ब्रह्मोस मिसाइल जो है वो भारत और रूस का एक सम्मिलित प्रयास है। किसका, भारत वर्सेज रूस, दोनों ने मिलकर इसको तैयार किया। रूस वो देश है जिस समय अमेरिका हेकड़ी करता था, चाइना नजर दिखा था, उस समय रूस ऐसा देश था जो हिंदुस्तान के साथ खड़ा हुआ था। तो सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल जो है एक्सटेंडेड रेंज संस्करण का परीक्षण हाल ही में कौन से नौसैनिक जहाज से किया गया, आईएनएस विक्रांत से, आईएनएस करण से, आईएनएस वेला से, आईएनएस विशाखापट्टनम से। तो इसका अभी हाल ही में नए संस्करण का जो वर्जन का परीक्षण है वो आईएनएस विशाखापट्टनम से किया गया, आईएनएस विशाखापट्टनम से इसका परीक्षण किया गया। चलिए अगला सवाल देखिए, ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल जो है अभी हाल ही में इसको लेकर के एक भारत ने एक देश है जिसको इसको दान करने का भी फैसला किया है। ब्रह्मोस का जो पुराना वर्जन है उसको किसी न किसी एक देश को आपको दान देंगे हम, ऐसा कहा है। उस देश का आपको नाम बताना है, कौन सा देश है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में नई बातचीत आपको मैंने रखी है, तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को लेकर क्या सवाल है जरा देखिएगा। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 की पहली तिमाही के सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है, तो इसमें भारत का स्थान 83 है या 90 है ये बताना है। एक है वैश्विक भूखमरी सूचकांक और एक है एचडीआई। एचडीआई में भारत का स्थान 131वां, भूखमरी सूचकांक में हमारा स्थान, भूखमरी सूचकांक में हमारा स्थान इतना है, हम भूख के मामले में भी पीछे नहीं है। अभी हाल ही में 83वां स्थान है और पिछले वर्ष भारत का 90वां स्थान था, तो 90 से उछाल लगाकर भारत कहां गया है, 83वें नंबर पर आ गया है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है मेरे मित्रों। नेक्स्ट सवाल है, 12 जनवरी 2022 को राष्ट्रीय युवा दिवस आपका मनाया गया। यह शुरुआत जो है वो किस वर्ष से की गई थी। राष्ट्रीय युवा दिवस पुडुचेरी में राष्ट्रीय महोत्सव का आयोजन भी किया गया 12 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के कब इसे नॉमिनेट किया गया था राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में, यह आपको बताना है उस वर्ष का नाम। राष्ट्रीय युवा महोत्सव, राष्ट्रीय युवा महोत्सव का आयोजन कहां पर किया गया, तो इसका आयोजन किया गया था पुडुचेरी में। पुडुचेरी में इसका क्या किया गया, आयोजन किया गया, ठीक है। पुडुचेरी जो है इसके बारे में आपको सारी बातें मैंने पहले ही बता दी। राष्ट्रीय युवा महोत्सव के अवसर पर, ठीक है, सुदृढ़ युवा, समृद्ध युवा, श्रेष्ठ युवा, इस प्रकार की थीम जो है वो अनुराग ठाकुर जो है उनके द्वारा क्या की गई थी, लॉन्च की गई। अनुराग ठाकुर। इस पूरे प्रोग्राम का नेतृत्व किस मंत्रालय ने किया, तो युवा एवं ठीक है खेल मंत्रालय जो है, इस मंत्रालय के द्वारा क्या किया गया था, इस प्रोग्राम को जारी किया गया। तो इसका सही जवाब क्या होगा भाई, 1984 होगा, 2002 होगा, 19 होगा। 19 और 2002 तो होगा नहीं। अब आपका सही जवाब क्या, 1984 है। 1984 में इसे इस दिवस के रूप में मनाने की क्या की गई थी, नॉमिनेट की गई थी, इसकी शुरुआत की गई थी। 12 जनवरी और 12 अगस्त 2 डेट जरूर ध्यान रखना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए क्या है। बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन की शुरुआत हाल ही में किस देश के द्वारा की गई है। बेटर हेल्थ के लिए स्मोक को छोड़ दो भैया, नशा नहीं करना, सुबह सुबह जल्दी उठो,
योग व्यायाम करो, फिट इंडिया मूवमेंट में हिस्सेदार दो, क्योंकि आपके घर के, परिवार की, समाज की और पूरे गांव की अगर आप हेल्थ पर खर्चा देखोगे तो बहुत ज्यादा खर्चा होता है इस देश का हेल्थ सेक्टर के ऊपर भी, क्योंकि हम लोग ज्यादातर जो है वो हिलते डुलते हैं नहीं, कुछ करते वर्ते हैं नहीं, तो उसकी वजह से स्वास्थ्य अधिकांश लोगों का खराब रहता है। तो फिट इंडिया मूवमेंट में आप भागीदार बने, देश का पैसा बचाएं, मेडिकल सेक्टर में ज्यादा न जाए। तो इसका भारत सरकार ने नहीं किया, अमेरिका की सरकार ने नहीं किया, ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने नहीं किया, ब्रिटिश सरकार जो है, इस ब्रिटिश सरकार के द्वारा बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन की हाल ही में क्या की गई है, शुरुआत की गई है। चलिए अगला सवाल आपके सामने है, किस मुस्लिम देश ने अल्पसंख्यक समुदाय के मंदिरों की देखभाल के लिए प्रबंधन समिति का क्या किया है, गठन किया है। एक ऐसा राष्ट्र है जिसने मुस्लिम जो मंदिर हैं और उनकी देखभाल के लिए एक प्रबंधन समिति का गठन कर दिया। और मैंने आपको बताया था ये सिर्फ दिखावा है, छलावा है, ऐसा मैंने कहा था। ये सिर्फ क्या है, दिखावा है, ये सिर्फ दिखावा है, ऐसा वो देश कभी कर ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसा वो देश कभी कर ही नहीं सकता। कौन सा देश है जिसने ऐसा किया था? ठीक है, तो यहां पाकिस्तान है, ठीक है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है, बहरीन है, ये बाकी तो कर सकते हैं। इंडोनेशिया तो एक आदर्श देश है मुस्लिम होने के नाम पर भी, यहां पर कभी इतने अत्याचार नहीं होते हैं बाकी अल्पसंख्यकों पर। लेकिन पाकिस्तान जो है वो क्या कर सकता है, सिर्फ दिखावा कर सकता है, क्योंकि वो है ही नापाक, वो है ही क्या, नापाक है, नापाक है। चलिए अगला सवाल जरा देखिएगा क्या है। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ रहा है, पंजाब के प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक के मामले में एक नई जांच समिति सुप्रीम कोर्ट के नेतृत्व में बनी है, तो आपको बताना है ये किसके नेतृत्व में बनाई गई है। तो मेरे हिसाब से ये सवाल मैंने बहुत बार आपको बता दिया है। पंजाब में प्रधानमंत्री की सुरक्षा चूक जो हुई है, इसकी जांच समिति किसकी अध्यक्षता में बनी है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट सवाल है। आज तक सुप्रीम कोर्ट में कितनी महिला न्यायाधीश बन चुकी है? तो 8 + 3 = 11 महिलाएं सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बन चुकी है। कोई भी सीजीआई के पद पर नहीं पहुंची है, कोई भी महिला आज तक इस पद पर नहीं पहुंची है। आपने नागरत्ना का नाम सुना होगा, बी नागरत्ना, नागरत्ना। ये चांस है कि वर्ष 2027 तक ये महिलाएं इस पद पर आसीन हो पाए, ऐसा भविष्य के गर्त में है। तो अभी आपको बताना है इनमें से कौन है। इंदु मल्होत्रा है, इंदिरा बनर्जी है, वेला त्रिवेदी है, हिमा कोहली है। इनमें से कौन सी महिला है जिसके नेतृत्व में क्या किया गया है, अभी सुप्रीम कोर्ट में ऐसी जो अध्यक्षता में जांच कमेटी का गठन किया गया है? तो इंदु मल्होत्रा आप सभी का सही जवाब है, याद कर लेना, रट्टा मार लेना, इस सवाल का छपेगा पेपर में। इंदु मल्होत्रा इसका सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल है, 12 जनवरी को स्वतंत्रता सेनानी नरहरि विष्णु गौडगिल जो हैं, इनकी पुण्यतिथि अभी हाल ही में मनाई गई थी। आपको बताना है इनका संबंध किस राज्य क्षेत्र से रहा है। तो आपको ध्यान रखना है एनवी गौडगिल जो है, ठीक है, नरहरि विष्णु गौडगिल, एनवी गौडगिल का नाम आपने बहुत सुना होगा। ये स्वतंत्रता सेनानी रहे हैं, बाद में राजनेता भी बने। इनकी पुण्यतिथि हाल ही में बनाई गई और इनका संबंध जो है वो कहां से है? महाराष्ट्र से है। इनका संबंध महाराष्ट्र से है। आज का अगला सवाल देखिएगा क्या है। ऐसा आपको बताना है केंद्र शासित प्रदेश जिसमें 15 से 12 वर्ष तक के सभी लोगों को टीकाकरण का काम पूरा कर दिया गया है, ऐसा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है जिसने तो आदर्श प्रस्तुत किया एक तरीके से। 15 से 18 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण अभियान की शुरुआत ही 3 जनवरी से हुई थी। 3 जनवरी 2000 कब से? 3 जनवरी 2022 से इसकी शुरुआत की गई थी और इन्होंने कीर्तिमान स्थापित कर दिया। मेरे को यह लग रहा है यहाँ पर बच्चे होंगे ही नहीं, तभी इतना जल्दी ऐसा कर दिया, वरना राजस्थान वाले कर दो, ठीक है, राजस्थान वाले कर दो, उत्तर प्रदेश वाले कर दो, बिहार वाले कर दो, पश्चिमी बंगाल वाले कर दो भैया, अगर ऐसा काम करना ही है तो। यहां पर 15 से 18 वर्ष तक के सभी बच्चों के टीकाकरण का कार्य पूरा कर दिया है। ऐसा किसने किया है? ऐसा किया है आपके लक्षद्वीप ने या पुडुचेरी ने, किसने किया है? तो इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप ने ऐसा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है और यह देश के सामने एक मिसाल है। चलिए 48 के बाद 49 नंबर सवाल आज का पढ़िए क्या है। 49 नंबर सवाल आपके सामने है। 15वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल रूप से पुडुचेरी में किया। पुडुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? आपको यह बताना है भैया। पुडुचेरी के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? एक तो है, ध्यान रखना, मुख्यमंत्री, और एक है यहाँ उपराज्यपाल। उपराज्यपाल,
उपराज्यपाल, तो दोनों का नाम याद होना चाहिए आप लोगों को, उपराज्यपाल का भी, मुख्यमंत्री का, क्योंकि पुडुचेरी के संबंध में सवाल भी पूछा जा सकता है। और पुडुचेरी के क्षेत्र कौन कौन से राज्य में पड़ते हैं? केरल में पड़ता है, तमिलनाडु में पड़ता है और आंध्र प्रदेश में पड़ता है। कौन कौन से राज्य में पड़ता है? ठीक है, एक आपका यनम है, ठीक है, एक ये आपका माहे है और एक आपका क्या है? करिकाल है, करिकाल है। ये मिलाकर आपका क्या बनता है? पुडुचेरी बनता है, पुडुचेरी बनता है। इस बात को ध्यान रखना है आपको, ठीक है। यहां पर किस किस का आधिपत्य रहा है? फ्रांसीसियों का रहा है, डचों का रहा है, पुर्तगालियों का रहा है, किन का रहा है? ये भी जरूर ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब है एन रंगास्वामी जो है यहाँ के क्या रहे हैं? मुख्यमंत्री हैं। किरण बेदी पहले यहाँ की उप राज्यपाल रही थी। तमिल साई सुंदरराजन जो है और पिनराई विजयन का जो संबंध है वो कहां से है? केरल से है। पिनराई विजयन का संबंध कहां से है? तो यहां पर तमिल साई सुंदरराजन जो है वो यहाँ के एलजी हैं। एलजी कौन है? तो ये ध्यान रख लेना है, सुंदरराजन। चलिए नेक्स्ट सवाल जरा देखिए मित्रों क्या है। आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन होगा? आज की क्लास में हम सिर्फ 85 सवालों पर बातचीत करेंगे मित्रों, बहुत हो जाएंगे क्योंकि हमारे पास 10 सवाल अभी भी और है, 60 सवाल है टोटल, लेकिन हम बात 50 पर ही करेंगे। चलिए, हाँ, आईपीएल का नया टाइटल यहां पर बताइए क्या होगा सही? आईपीएल का नया टाइटल स्पॉन्सर कौन बना है? ओप्पो ग्रुप, बाइजू ग्रुप, टाटा ग्रुप या फिर अनअकैडमी ग्रुप? तो यहां टाटा ग्रुप जो है वो नया, ध्यान रखना, टाइटल स्पॉन्सरशिप बना है। टाइटल स्पॉन्सरशिप पूछा जाए तो कौन सा है? टाटा ग्रुप बना है। टाटा ग्रुप जो है वो इसका स्पॉन्सर बना है। और एक बात और मित्रों ध्यान रखना, ये टाटा ग्रुप जो है ना, इंडियन एयरलाइंस जो है, इंडियन एयरलाइंस, इस इंडियन एयरलाइंस की 100% हिस्सेदारी अब किसकी है? 100% हिस्सेदारी किसकी है? टाटा ग्रुप की है। इंडियन एयरलाइंस में 100% जो हिस्सेदारी है वो भी किसकी है? इसी की है। तो चलिए मित्रों, 10 सवाल बचे हैं, बाकी बाद में बात करेंगे। आज का समय आपका हो गया है समाप्त और कुछ बातों को लेकर आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक आप सभी का दिन मंगलमय हो, ऐसी मैं कामना करता हूं और लगातार आगे बढ़ते रहें, तैयारी को आगे बढ़ाते रहें। आप सभी से फिर कल की क्लास में सुबह कुछ नए सवाल लेकर फिर हाजिर होंगे। बचे हुए 10 सवाल कल की क्लास में कोशिश करेंगे आपको रिवाइज करवा देंगे। तो आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हैव ए नाइस डे, थैंक यू।